जैसा जेसी सर ने कहा कि जितने भी चुनौतीपूर्ण काम हैं सर वो आप लेते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, फिर हरियाणा में दूसरी बार सरकार का संकट कहना पता नहीं कितना ठीक होगा, लेकिन आपने प्रॉमिस किया और उसको भी पूरा किया, और अब पंजाब आपके पास है और पंजाब भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपके लिए एक और बात कही जाती है। भले ही सर ने कहा कि आप नहीं जाते हैं चैनल्स में, लेकिन पत्रकारों के प्रिय माने जाते हैं, क्योंकि उसी ही मित्रता के साथ, स्नेह के साथ आप सबसे मुलाकात करते हैं। और अफसरों को डर लगता है, लेकिन कार्यकर्ता के प्रिय कैलाश विजयवर्गीय जी का बहुत बहुत स्वागत और एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, सबसे पहले क्योंकि चुनौतीपूर्ण छिंदवाड़ा और वो इलाका आपके पास है, छिंदवाड़ा के आसपास के तमाम इलाके आपके पास हैं, तो ऐसे में आप छिंदवाड़ा पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो आप कहेंगे मैं वही 4 जून के लिए मानूंगी, और साथ में मंडला भी सीट आसान नहीं है, तो कैसे देखते हैं? सिर्फ छिंदवाड़ा और मंडला नहीं, मध्य प्रदेश की 29 सीट हम जीतेंगे, उस छिंदवाड़ा निश्चित रूप से जीतेंगे। सर, आपने कहा था कि कमलनाथ जी आएंगे, और कमलनाथ जी एक दिन ऐसा भी हुआ, आपकी कार्यकारिणी चल रही थी और कमलनाथ जी दिल्ली लैंड हुए और बस ये था कि आज ज्वाइनिंग है। अब कमलनाथ जी ईवीएम का भी जिक्र करने लगे, तो वो कौन सी घड़ी थी जब वो कभी ज्वाइन करेंगे या नहीं कर पाए? वजह क्या मानी? देखिए, कुछ बातें सार्वजनिक की जाती है और कुछ बातें नहीं की जाती है। पर ये बात सही है कि ये सिलसिला चालू हुआ था और कमलनाथ जी अपने पुत्र नकुल जी के साथ आना चाहते थे, पर वह संभव नहीं हो सका। अब क्यों संभव नहीं हो सका ये मैं नहीं बता सकता अभी, पर हाँ, इस बारे में विचार जरूर हुआ। तो छिंदवाड़ा कोई भी जीते, सीट आपकी है मतलब? नहीं, मेरी नहीं, मैं तो कार्यकर्ता की हिसाब से गया था और मोदी जी के नेतृत्व में और अमित भाई की रणनीति के अनुसार मैंने काम किया। आपके ट्वीट हमेशा जिक्र में रहते हैं, आपके बयान जिक्र हमेशा चर्चा में रहते हैं, आपकी सेल्फीज भी जबरदस्त चर्चा में है। तो सर, ये सफलता थी या विफलता? इंदौर का मैं जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी यही परसेप्शन बना कि आप वैसा ही सूरत जैसा चुनाव यहाँ चाहते थे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, आपकी सेल्फी आई। ये क्या है इस पूरा माजरा? नहीं, कुछ भी नहीं, सहजता बिल्कुल। जैसे अभी मुझसे पहले 2 कांग्रेस के बहुत बड़े जवाबदार कांग्रेस से निराश होकर कांग्रेस छोड़कर आए। वैसे उसको भी लगा कि मुझे पेटीएम समझ रखा है और उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस में नहीं रह सकता, तो वो आ गए, हमने उनको बुला लिया और स्वागत किया। अब इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है कि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता था, हमने स्वागत किया। सर, गौरव वल्लभ जी का तो मामला ऐसा है कि वो विधानसभा चुनाव अगर जीत जाते तो शायद नहीं आते, वो नहीं जीते और उनको भविष्य भाजपा में दिखा तो वो आ गए। बहुत देर में उनको समझ आया। लेकिन अगर हम इंदौर अक्षय बम जी की बात करें, अगर वो अपना नामांकन वापस करते और 2 दिन बाद भाजपा में आ जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेताओं का उनके साथ जाना, आपका उनके साथ जाना, सेल्फी खिंचवाना, नामांकन को वापस करना, ये कितना मतलब सही है? भाजपा भी इस पे आरोप, कांग्रेस भी इस पे आप पे आरोप लगा रही है, और क्या ऐसा बेहतर नहीं होता कि 2 दिन बाद ज्वाइनिंग हो जाती? वो आपसे सलाह नहीं ली ना हमने, इसलिए गड़बड़ हो गई। चलिए, विपक्ष के आरोप पे जवाब दे दीजिए। क्या वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्लान था? कोई प्लान नहीं था, अचानक हुआ सब, और मैं फॉर्म वापस कराने गया भी नहीं जी। मैं उन्हें रास्ते में मिला, क्योंकि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया था जी। इसलिए मैं रास्ते में पहुंचा और हम लोगों ने बात की और सेल्फी खींची। ये बात सही है और हमने ट्वीट कर दिया, पर वो ट्वीट इतना बड़ा चर्चा में आ जाएगा इसकी कल्पना मुझे भी नहीं थी। पर ठीक है, राजनीति में कुछ भी करते हैं तो कुछ न कुछ तो होता है, और उसमें हुआ है। और एक मैं इसे कह सकता हूँ कि हमें सफलता मिली है। वो सर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट हुआ, और खास तौर पे मध्य प्रदेश ने, आज भी देश भर में परसेप्शन बना हुआ है कि महिलाएं जब वोट करेंगी तो एक तरफा भाजपा को करेंगी, और उसी मध्य प्रदेश के पैटर्न पे देश भर में अगर चुनाव होते हैं तो आपकी वो जीत होगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं जब वहां गई तो मुझे कुछ चीजें महसूस हुई कार्यकर्ताओं की, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला ये कि बहुत सारे लोग वहां बड़े चेहरे आने से और फिर कार्यकर्ता में से किसी को मुख्यमंत्री बनाने से कई बड़े नेताओं को निराशा हुई, उनके समर्थकों को निराशा हुई। तो क्या ये सारी चीजें आपको लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ आड़े आ सकता है या आया है?
पहली बात तो मैं कि इस बात से सहमत ही नहीं हूं कि किसी को निराशा हुई, पहली बात जी। दूसरी बात इसलिए कि निराशा नहीं हुई लोगों तो लोकसभा में कोई असर नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अंदर से समझने की आवश्यकता है। जी। हमारे कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, कुर्सी के लिए काम नहीं करते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं, कुर्सी के लिए काम नहीं करते हैं। और इसलिए कुर्सी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, पर हमारी आइडियोलॉजी जिसके लिए हम काम करते हैं वो आइडियोलॉजी आज देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जैसा कि धारा 370 हटी, हम छोटे बच्चे थे बिल्कुल जब नारे लगाते थे एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। समझते नहीं थे कि धारा 370 क्या होती, पर धीरे धीरे समझे हम और हमें अवसर मिला, हमारी पार्टी को अवसर मिला, मोदी जी को अवसर मिला, अमित शाह जी को अवसर मिला और एक झटके में धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया देश हित के लिए। तो ये हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। हम जहां से चले थे जनसंघ से आज तक यदि आप देखेंगे तो हमने बहुत खोया भी है, पर हमारी आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं उस समय 90 में विधायक था। हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी भी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी। उस रामलला मंदिर के समर्थन के लिए हमारी 4 सरकारों का न्यौछावर हुआ था। मैं भी उस समय विधायक था और हमने पर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने हमारी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस बात का हमें गर्व है और हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को गर्व है इस बात का। सर, मध्य प्रदेश को वैसे भी संघ की प्रयोगशाला तमाम चीजें कही जाती हैं। अभी हालिया में हमने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी सनातन के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर बहुत बेबाकी से कुछ बात रखी। मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ, आप पे संविधान बदलने के आरोप हैं, फिर उस आड़ में वो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं और एक परसेप्शन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। तो धर्म के नाम पर आरक्षण, फिर मुस्लिम विरोधी होना, ये तमाम चीजों को आप इस चुनाव में कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पे कितने भी आरोप लगाए विपक्ष, पर समाज उसको स्वीकार कर रहा है क्या? आज प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई है, रामलाल को मकान मिला है तो रमजान भाई को भी मिला है। यदि वहां पर कोई गरीब व्यक्ति है, अनाज मिला है, तो रामलाल को मिला तो रमजान भाई को भी अनाज मिला है। हमने कभी धर्म के आधार पर समाज को बांटा ही नहीं और इसलिए मोदी जी के ऊपर ये चिपकता ही नहीं है कि वो हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, वो देश के हैं, 140 करोड़ जनता के हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जहां एक तरफ कांग्रेस राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा देती है, वहीं कमलनाथ जी ने पूरा विधानसभा का चुनाव भगवा कपड़ों में, मंदिर में, पूजा पाठ में, यहाँ तक कि कांग्रेस दफ्तर में संतों का एक सम्मेलन भी हुआ। तो आप लोगों ने उनको उस पिच पे ला दिया कि उनको मजबूर कर दिया कि मध्य प्रदेश में अगर राजनीति करनी है तो आपको भगवा रंग में ही राजनीति करनी होगी। देखिए, कमलनाथ जी क्या कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बताइए 2014 के पहले कभी जनेऊ पहनी क्या? कभी पहनी जनेऊ उन्होंने? आपने देखा हो तो बताइए किसी ने? जैसे 2014 में मोदी जी आए और मोदी जी एक इस देश के संस्कार और संस्कृति के ब्रांड है वो, तो उन्होंने भी जनेऊ पहनना चालू कर दी, वो भी मंदिर जाने लग गए। तो देखिए, नकली नकली होता है और असली असली होता है। जो कलदार सिक्का है ना वो खनकता है जी। और जो नकली है ना वो खटकता नहीं, वो खटखट बोलता है। और उसका... ये खटखट बोलने वाले सिक्के हैं, ये भले कुछ भी पहन लें, कुछ भी कर लें, जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी, ये मैं दावे से कह रहा हूं। आपके एक चर्चित ट्वीट को मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। आपने कहा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की वोटिंग को लेकर एक्स पर आपने पोस्ट किया और लिखा कि रोहिंग्या घुसपैठियों वाले प्रदेश में मतदान 50% हुआ, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश में मतदान 25, कब जीतेंगे? तमाम तरीके का आपने एक लंबा ट्वीट, इसको कैसे देखें, कैसे समझें? देखिए, मैंने कभी कभी क्या होता है कि समाज का हम दर्शन करते हैं तो दुख भी होता है जी। इसलिए कि बंगाल में सुबह 11 बजे मैंने देखा 48 पॉइंट समथिंग पोलिंग हुआ और महाराष्ट्र जहां लोग जय शिवाजी जय भवानी बोलते हैं वहां पर 24% या 21-22% था। तो मैंने ट्वीट किया था उस वक्त, शायद इससे महाराष्ट्र की जनता, जो हमारे कार्यकर्ता, थोड़े से उत्तेजित हों और मतदान बढ़े। मैंने देखा 3 बजे मतदान बढ़ा उनका। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ट्वीट का पूरे महाराष्ट्र पे असर हुआ होगा, पर हाँ कुछ लोगों ने देखा और उसका असर जरूर हुआ। आप समाज में कुछ भी करते हैं उसकी रिएक्शन होती है, उसका प्रभाव कितना होता है मैं ये नहीं जिम्मेदारी नहीं लेता, पर हाँ सही बात को बोलना चाहिए और मैं बोलता हूँ। आप इसको मेरी
अच्छी बात माने या बुरी बात माने, पर सही बात को समाज में बोलना चाहिए और समाज को भी आईना कभी कभी दिखाना मैं चाहिए। बंगाल पे बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले बिहार और महाराष्ट्र पे एक चीज समझना चाहती हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि जहां पर मैंडेट कंफ्यूज्ड है, कौन सुबह होके किसके पाले में है, ये जनता को नहीं पता। वहां पर मतदान कम हो रहे हैं और ये नतीजा है कि मतदाता बहुत उत्साहित नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार दोनों में मतदान प्रतिशत कम है और कंफ्यूज मैंडेट। देखिए, मैं बहुत साफ कहता हूं, मोदी जी की आंधी चल रही है, उसके कारण जितने भी दल हैं जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता निराश जी। आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे महाराष्ट्र जाएं चाहे बिहार जाएं, हमारा कार्यकर्ता दौड़ दौड़ के मतदान करा रहा है। बाकी दलों के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे नहीं, और इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि जो हमारा 400, इस बार 400 पार, हम 400 पार करेंगे, क्योंकि देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसलिए बिहार में भी मतदान का प्रतिशत कुछ भी हो, पर पहले वाली पोजीशन से ज्यादा हम सीट लाएंगे, और महाराष्ट्र में भी हमारी सीट बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे फैक्टर सिमिलर है, एम फैक्टर बहुत सिमिलर है। ममता जी मैसिव मैंडेट लाना चाहती हैं, मोदी जी मैसिव मैंडेट लाना चाहते हैं। ममता जी के पास महिला फैक्टर भी है तो मुस्लिम फैक्टर भी है, मोदी जी के पास महिला फैक्टर है, भ्रष्टाचार का फैक्टर है। इन तमाम चीजों के सामने एक योजना है, घर घर तक मोदी जी ने महिलाओं के लिए तमाम सेवाएं पहुंचाई हैं, पर ममता जी कहती है मेरे पास लक्ष्मी योजना है। तो इस लड़ाई में, क्योंकि आप बारीकी से पश्चिम बंगाल समझते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस दिन ईमानदारी से चुनाव होंगे, उस दिन ममता जी की जमानत भी नहीं बचेगी। पर वहां ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से टेरर फैलाया जाता है, मतदान केंद्र होता है यहाँ पर, और ममता जी के गुंडे गांव में ही लोगों को रोक लेते हैं और वहां से मतदान करने नहीं आने देते। देश के अंदर बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बंगाल जाने के बाद ही समझ में आएगा लोगों को। यदि मैं कहूं कि वहां पर बलात्कार महिला के साथ हो जाए, वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाए, तो थानेदार बोलता है कि अभी तो तेरे साथ रेप हुआ है, रिपोर्ट लिखाएगी तेरे बच्चे की हत्या भी हो जाएगी, वो वापस चले जाते। तो वहां भ्रष्ट अधिकारी, पॉलिटिशियंस और गुंडों का एक नेक्सस काम कर रहा है। वहां डेमोक्रेसी नहीं है। बंगाल को बचाना होगा, बंगाल को इस देश के साथ जोड़ना होगा, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बलिदान भी हुआ वहां पर। 6 साल में वहां पर रहा, कम से कम 400 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई हमारे, पर हम लोग लगे हुए हैं बंगाल को बचाने। तो फिर ये मान लें कि जो संदेश खाली हुआ है अभी, वो ममता जी के लिए नंदीग्राम वाला काम करेगा? निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि वो ये मान रही हैं कि जो वीडियोस हमने दिए हैं इन रिटर्न, जो संदेश खाली से जुड़े या तमाम तरीके से, वो वीडियोस अपने आप में जवाब है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, अब ममता जी के प्रति विश्वसनीयता समाप्त होगी बंगाल के अंदर। पहले बड़ी ईमानदार की छवि थी, पर जिस प्रकार नोट के बंडल उनके मंत्रियों का मिले हैं, जिस प्रकार महिलाओं ने आप बीती अपनी सुनाई है, अब ममता जी के ऊपर अविश्वसनीयता हो गई वहां पर। और मुझे लगता है कि इस बार ममता जी को बहुत बड़ी हार मिलने वाली है। जी, आपने इंदौर के लिए कहा था सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज दे दिया। आपने तब हरियाणा के लिए कहा था कि सब ठीक होगा। अब पंजाब के लिए आपकी क्या भविष्यवाणी है? नहीं, मैं पंजाब का प्रभारी नहीं हूं, मैं उस समय बोला नहीं मैंने, पर पंजाब में मुझे कुछ काम करने को बोला था, मैं गया था और काम करके वापस आ गया। पता नहीं आपको किसने बताया कि मैं पंजाब का प्रभारी हूँ। पंजाब का प्रभारी नहीं हूँ। पर आप पंजाब जब गए तो आपको कैसा लगा कि वहां पर अकाली के साथ आप हैं नहीं, अभी आप अकेले हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, वहां पर उनकी सरकार भी है, तो पूरा माहौल जमीन पर पंजाब में आप कैसे देखते हैं? इसलिए क्योंकि आप हरियाणा भी समझते हैं बेहतर तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप उसको मैं पंजाब और हरियाणा दोनों जगह गया जी। मैंने पंजाब में जो देखा मैं आपको बताता हूँ। पंजाब में आप पार्टी कांग्रेस को गाली दे रही थी, कांग्रेस आप पार्टी को दे रही थी, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे। वहां से शाम को मैं हरियाणा आया तो वहां पर आप पार्टी कांग्रेस के गुण गा रही थी जी। 50 किलोमीटर के अंतर में। जी। ये चरित्र है दोनों पार्टी का, ये मैंने देखा। दूसरी बात, बंगाल के पंचमा के बारे में एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हम अकाली के साथ हम लंबे समय तक रहे, और इसलिए हम 3 सीट पर लड़ते थे और कुछ 20-25 विधानसभा लड़ते थे। अभी हम पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा हो गया। मैं आज, आप नोट कर लीजिए,
विधानसभा में हम चमत्कार करेंगे पंजाब में, क्योंकि अब हम पूरे पंजाब में हमारे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क हो गया है। सर एक अच्छी बात समझना चाहती हूँ, आपने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली देती थी फिर साथ आ गई। ये बात तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए भी जानी चाहिए। एक समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुलकर केपी यादव साथ दोनों जब साथ भी आ गए तो भी मन शेयर नहीं करते थे, लेकिन फिर वो साथ हैं, उन्हीं की सीट पर चुनाव लड़े। तो आप राजनीति को क्या, आज की राजनीति में ये जो दल बदल है, कल तक किसी के साथ आज किसी के साथ, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो भाजपा पे भी अप्लाई होता है। आपका प्रश्न एक अलग हो गया और मैंने कुछ अलग बात कही। मैंने ये बात कही कि एक ही दो राज्य हैं, एक राज्य में आप पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है जी, तो वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। हरियाणा में साथ में लड़ रहे हैं, वहां एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। जो आप इंडी गठबंधन की बात करें, जैसे बंगाल के अंदर, बंगाल में भी सर ऐसा ही है। अरे ममता जी कहती है कि कांग्रेस बीजेपी का एजेंट है, सीपीएम बीजेपी का एजेंट है जी, और यहाँ दिल्ली में आती है तो सीधे एकदम कांग्रेस के बिल्कुल एकदम कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हाथ उठा करके और एकता का संदेश देती है। तो ये इस प्रकार ये लोग जो देश की जनता को ना समझ रहे हैं, इस बार देश की जनता इन सब लोगों को सबक देगी। तो फिर मैं इसको रीफ्रेम करती हूँ सर, कि जो नीतीश जी लगातार आरजेडी के साथ थे वो एक दिन बीजेपी के साथ आ जाते हैं, यही बात है, सिमिलर ऐसी सी। देखिए ऐसा है जी, हम सब सौभाग्यशाली जिस युग में जी रहे हैं जहां मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं जी, आज मोदी जी का नेतृत्व इतना चमत्कारिक है कि कांग्रेस में काम करने वाला व्यक्ति भी कहता है यार मोदी जी नेता है। वो मजबूरी में कांग्रेस में भी काम कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी काम कर रहा है, दूसरी दलों में भी काम कर रहा है, पर मोदी जी को नेता मानता है दिल से। बिल्कुल। जहां उसको मौका मिलता है खट से निकल के आ जाता है और मोदी जी के साथ खड़ा हो जाता है। और इसलिए मोदी जी इस देश में एक चमत्कारिक नेता हैं जो किसी का भी हृदय परिवर्तन करने की ताकत है उनमें। और इसलिए इस प्रकार की घटना हो रही, ये बात सही है कि मेरा भी 40 साल का राजनीतिक जीवन है, इतना मैंने दल बदल कभी भी देखा जितना अभी हुआ है। और उसका कारण है कि मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था। सर क्योंकि हम 5वें चरण के बाद अब छठा चरण सामने है, अब 400 पार का आपने कहा कि हम जीतेंगे, तो आप अपने आप को पार्टी का आकलन कहाँ करते हैं कि हम 400 पार के कितने करीब आ पाए हैं? अभी हम इसके आसपास ही रहेंगे जी। हम 380 भी आ सकते हैं और 425 भी आ सकते हैं जी, बतौर एनडीए का पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल, एनडीए और हम मिलाकर 425 भी आ सकते हैं और 380 भी आ सकते हैं। पर मेरा एक परफेक्शन है कि हम 425-30 के आसपास ही आएंगे। एक बार वापस आपके जो कार्य, आप अभी मंत्री हैं, तो आपने डेफिनेटली, क्योंकि आप डिलीवरी वाले व्यक्ति माने जाते हैं, तो मेट्रो के काम को लेकर अभी पूरा नहीं हुआ, तो आगे विजन क्या है भोपाल के लोगों के लिए या कह लें पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आपका? नहीं, अभी देखिए, अभी हम सरकार में आने के बाद सीधे लोकसभा चुनाव में लग गए। जी जी जी। आचार संहिता लग गई, बहुत ज्यादा हमारी बैठकें हुई नहीं है। पर इसके बाद 4 जून के बाद हम एकदम सतत लगेंगे और समय सीमा में काम, हम पिछड़ गए हैं उसमें जी जी। पर समय सीमा में काम, क्योंकि किसी भी एक स्टेब्लिश शहर के अंदर नई चीज को लाने में बहुत समय लगता है। नया शहर हो, नई जगह हो, जमीन पे तो आप एकदम खड़ा कर सकते हैं, पर बने हुए शहर के अंदर कोई भी चीज, नई चीज लाना, उसमें बहुत समय लगता है। और इसलिए मेट्रो को लाने में बहुत सारी परेशानी आती है। कहीं नीचे वाटर लाइन है, कहीं किसी की ड्रेनेज लाइन है, तो ड्रेनेज लाइन पहले डालो, फिर वाटर लाइन डालो, ये सब समस्याएं आ रही है, पर हम उसको समय सीमा में पूरा करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है और आप संगठन के एकदम कोर व्यक्ति हैं, हमेशा तैयारी में रहते हैं, चाहे वो चुनावी हो, संगठन की हो। तो अब कांग्रेस ने भी धीरे धीरे आपसे सीख कर अब ये तय किया है कि 15 जून से वो एक सेल्फ एनालिसिस, एक बैठकें करेंगे अलग अलग जगह कि हमने कहाँ गलती करी, कहाँ कमी रही। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, वहां पर अब वो एक बार फिर से संगठन खड़ा करके जीतना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको उनके बयान बता देता हूँ 4 तारीख के बाद के। उनका बयान आएगा ईवीएम के कारण मोदी जी जीते, सबसे पहला बयान उनका यह आएगा। फिर आएगा हमारे गठबंधन के लोगों ने सहयोग नहीं किया, नहीं तो हम सरकार बना लेते, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। ये 2-3-4 दिन तक बयान चलेगा। उसके बाद फिर विदेश जाना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है उनको 2-4-5 महीने के अंदर विदेश जाना, तो वो विदेश जाएंगे। विदेश से आने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हार होने वाली है
होश कितने दिन में आएगा ये ना आप बता सकते ना मैं बता सकता। सर, रायबरेली का जिक्र हमेशा होता है। मोदी जी ने भी कहा कि सेफ सीट, वायनाड के बाद सेफ सीट चुनेंगे। तो सेफ सीट चुनना जब कहा जाता है तो ये मान लिया जाता है कि रायबरेली तो वो जीत रहे हैं, वो उनके लिए सेफ है, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, नहीं। रायबरेली में भी हारेंगे। और इस बार देखना, मैं फिर कह रहा हूं कि 4 तारीख के बाद सन्नीपात होगा विपक्ष के अंदर, सन्नीपात। लोग दिखेंगे नहीं। आप माइक लेके ढूंढने जाएंगे विपक्षी नेता को, बयान तो दे दो, प्रतिक्रिया तो दे दो, तो बड़ी मुश्किल से में कोई सी ग्रेड का, डी ग्रेड का कार्यकर्ता आ जाएगा। बड़े नेता एक भी नहीं दिखेगा, सब गायब हो जाएंगे। इतनी बुरी हार होने वाली है पूरे इंडी अगर गठबंधन। वो सबसे ज्यादा कहीं कॉन्फिडेंट हैं तो वो है हरियाणा में, कि इस बार हरियाणा में हम सब बदल देंगे। अभी हाल ही के हालात को देखकर तो हरियाणा की पॉलिटिक्स को समझना चाहेंगे। सतीश पूनिया राजस्थान के जाट नेता हैं, उनको भी लगाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट पॉलिटिक्स में ज्यादा रहती है। तो ये किस तरीके की स्थिति है कि एंड टाइम पे जेजेपी से हमने दूरी भी कर ली, लेकिन जब बात आई समर्थन की तो जेजेपी ने कहा कि हम समर्थन भी देंगे? देखिए, मैं एक बात बहुत साफ बताता हूँ अभी आपको, हम कभी भी कास्ट पॉलिटिक्स करते नहीं हैं, पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि कोई व्यक्ति इसके खड़े होने से यहाँ पर हमें मदद मिल सकती है तो हम जरूर थोड़ा सा सहयोग ले लेते हैं। बहुत स्पष्टता से मैं बात बोल रहा हूँ, हम स्वीकार करता हूँ इस बात को, पर हम कास्ट पॉलिटिक्स पे कभी विश्वास नहीं करते। हम सिर्फ राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स करते हैं। और मेरा दावा है 2014 के बाद में 2 बातें इस देश की जनता को मालूम है, एक डेवलपमेंट, एक राष्ट्रवाद। और सबसे ज्यादा यदि फौज के अंदर लोग हैं तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी लोग अगर आपको दिखेंगे तो हरियाणा के अंदर है। इसलिए आप कह रहे हैं कि हरियाणा में कुछ नहीं होगा, सबकी सब सीट हम जीतेंगे। कोई जातिवाद नहीं, वहां पर सिर्फ राष्ट्रवाद के आधार पर चुनाव होगा और हम सारी सीटें जीतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आप मध्य प्रदेश की राजनीति से आए, उसके बाद आपने राष्ट्र की राजनीति में कदम रखा, जबरदस्त वहां काम किया, वापस आप मध्य प्रदेश की राजनीति में हैं। किस तरह का चेंज आपको लगता है? राष्ट्र राजनीति में क्या अलग है, रीजनल राजनीति में अलग है, या आगे आपके प्लान्स क्या हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, नड्डा जी के मार्गदर्शन में और बहुत सारे संगठन के हमारे वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में मुझे देश में काम करने का अवसर मिला और मुझे अनुभव भी मिला। और इसलिए ये अनुभव मेरी पूंजी है। पार्टी ने कहा कि राज्य में जाके काम करो, तो मैं राज्य में जाके भी काम कर रहा हूँ, पर राज्य से भी मुझे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने के लिए बोला जाता है। जैसे अभी आपने बोला कि मैं पंजाब गया था, जी। इसके पहले भी 1-2 राज्यों में और गया था। तो हमारे यहाँ भले ही राज्य में भेज दिया, पर व्यक्ति कौन कहाँ क्या काम कर सकता है उसका उपयोग करना हमारे सब नेताओं को मालूम है। और हमें गर्व होता है कि ऐसी पार्टी है ये कि कहीं पर भी किसी को भी लगा दो, कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करता है, कहीं फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाता है कि मुझे सौभाग्य मिला कि पार्टी ने पहले देश सेवा करने का मौका दिया, अब राष्ट्र सेवा करने का मौका दिया, मुझे एक वार्ड की सेवा करने का भी पार्टी मौका देना, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं। शायद यही उदाहरण है कि एक असली कार्यकर्ता मन से, दिल से क्या होता है, क्या सोचता है। कैलाश विजयवर्गीय जी के बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के मंच पर यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।